जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये आप सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके जो कॉमन बट इम्पॉर्टेंट डाउट्स होते हैं जो कि लगभग सभी के मन में होते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो उस दौरान, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करने से पहले जो आपके मन में डाउट्स होते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पे समराइज़ किया है। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को चूज़ किया है जो कि ज़्यादातर एस्पिरेंट के मन में होता है, ज़्यादातर लोग कमेंट करते रहते हैं। मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं, उसमें मैं सबका आंसर कर दूं। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा है कि कोई भी आंसर मैं अपने मन से ना बताऊं। इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया है। मैंने जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट थे उनसे बात किया, जो ऑलरेडी कई साल पहले सिलेक्टेड ऑफिसर थे उनसे बात किया, और उसको एक समराइज़ करके मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। आज ही हमारा एक पॉडकास्ट था ऋतिक आर्य सर के साथ, जिनका इस बार चयन हुआ है यूपीएससी के अंदर। हमने उनसे भी इन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया और उनसे भी उनका आंसर लिया। तो चलिए, मैं आपके क्वेश्चन जो आते हैं, जो कि मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं या फिर जो आपके मन में होते हैं, उनको एक एक करके बोलता हूँ और उनका जो जेन्युइन आंसर हो सकता है उन ऑफिसर्स के द्वारा जिन्होंने मुझे बताया है, उसको आप सबको बताता हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो आप सबका कमेंट आता है वो ये आता है कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो क्या आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो इसका जो साफ सीधा आंसर मुझे समझ में आ रहा है, या फिर जो टॉपर्स हैं जो कि सिलेक्टेड एस्पिरेंट है वो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपके लिए कोचिंग इम्पॉर्टेंट हो। अगर आपके घर में कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, आपके किसी दोस्त में कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कोचिंग अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से आपको एक सही दिशा मिलती है और आप उस दिशा को फॉलो करके यूपीएससी एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। परंतु ये बिल्कुल नहीं है कि आपको यूपीएससी के लिए कोचिंग ज्वाइन ही करना है। आप सेल्फ से भी कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपर्स होते हैं जो कि सेल्फ से करके टॉप करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट सेलेक्ट होते हैं। तो इस यहाँ पे जो साफ सीधा आंसर है वो ये है कि कोचिंग कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो कोचिंग काफ़ी अफोर्डेबल हो गए हैं, आप कम प्राइस में जो है कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। PWOnlyIS अपने न्यू कोर्सेज के साथ आ चुका है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। 2027 टारगेट ईयर वालों के लिए संकल्प हिंदी इंग्लिश एंड पिनेकल इंग्लिश फाउंडेशन बैच सिर्फ 13,499 रुपये में। और अगर आपका टारगेट ईयर 2026 है तो आपके लिए है प्रहार हिंदी इंग्लिश एंड टाइटन इंग्लिश फाउंडेशन बैच सिर्फ 10,999 रुपये में। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके इन न्यूज ईयर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए है यूपीएससी प्रारंभ, जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है, जो आपको यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 ईयर्स में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेज के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली इंडस्ट्रियल स्किल का भी कवरेज देता है। इसमें आपको मिलेगी एनसीईआरटी, जीएस, सेट, इन सबकी बेसिक टू एडवांस क्लासेज एंड प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट। वहीं अगर अभी क्लास 12th पास किया है आपने तो आप इनके यूपीएससी प्रारंभ के साथ इन डिग्री कोर्सेज को भी स्पेशल प्राइस पर अवेल कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन प्रारंभ से और डिग्री कोर्सेज मंगलायतन या शारदा यूनिवर्सिटी के साथ एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं अगर आपके इनमें से कोई ऑप्शनल है तो इंग्लिश मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआईआर, जियोग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये अवेलेबल है। एंड हिंदी मीडियम में ये अवेलेबल है पीएसआईआर, इतिहास, हिंदी साहित्य एंड समाजशास्त्र। सिर्फ 9,999 रुपए में आप इसके लाइव क्लास से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना अटेम्प्ट 2027 में टारगेट कर रहे हैं तो आप इनके 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स संकल्प 2027 इंग्लिश बैच के साथ ये कुछ डिग्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन एंड डिग्री कोर्सेज एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी और डिटेल के लिए आप नीचे लिंक पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स परचेज करते समय मेरा कूपन कोड एक्स्ट्रा डोज यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। धन्यवाद। दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या एनसीईआरटी को पढ़ना कंपलसरी होता है। तो इसका आंसर है हाँ, एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी अधूरी मानी जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपका फाउंडेशन डेवलप करता है, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आपके पास मौका नहीं है पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ने की तो आप समरी बुक फॉलो कर सकते हैं, जो कि मार्केट में आती हैं। कई सारे जो है पब्लिकेशन हैं वो समरी बुक लॉन्च करती हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए स्पेशली। जो भी है आपकी एनसीईआरटी होती है क्लास 6 to 12 तक की, आप उनमें से किसी को फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। अदरवाइज जो ओरिजिनल सोर्स होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, आप उन्हीं को फॉलो करें। तीसरा जो क्वेश्चन मुझे देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको डेली कितना टाइम पढ़ना होता है अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो इसके ऊपर जब मैंने जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट उनसे बात किया, जो ऑफिसर्स उनसे बात किया, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है। आप शेड्यूल बनाइए, आप एक टारगेट बनाइए
कि मुझे आज इतना पढ़ना है, उसके लिए आपको 2 घंटा भी हो सकता है, 4 घंटा भी, 6 घंटा भी। मतलब कि ओवरऑल जो उन्होंने बताया वो ये कि टाइमिंग मैटर नहीं करता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे पढ़ता है। मैटर जो करता है वो ये करता है कि आप कितने ईमानदारी के साथ वो टाइम दे रहे हैं। हो सकता है कि आप 10 घंटे पढ़ें बट आपका मन कहीं और है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं होता है। आप जो भी पढ़ें ईमानदारी के साथ पढ़ें, तब आपका जो है चयन होगा। कुछ एस्पिरेंट जो कि हिंदी माध्यम से होते हैं, उनके द्वारा जो कमेंट मुझे देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि क्या हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं होता, या फिर हिंदी माध्यम में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे हाँ आप ये बोल सकते हैं कि हिंदी माध्यम में कम जो है चयन होता है। आज जो हमारे साथ सर थे जो पॉडकास्ट के लिए आए हुए थे, ऋतिक आर्य सर, ये भी हिंदी माध्यम से थे, इनका भी चयन हुआ है, इस बार ही हुआ है। तो इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि हिंदी माध्यम से हो, आप इंग्लिश माध्यम से हो, दोनों माध्यम से चयन होता है। आप ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए, आप जो काम कर रहे हो उसको करिए। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि आप डेली PYQ सॉल्व करिए, जो आपने कोर्स बनाया उसको आप रिवाइज करते रहिए। ये आप करेंगे तो आपका चयन हो जाएगा। हिंदी माध्यम जो समस्या हमें देखने को मिलता है, जनरली कोचिंग का देखने को मिलता है कि ज़्यादातर कोचिंग अवेलेबल नहीं होती हैं। उसके अलावा जो हमें हिंदी माध्यम में समस्या देखने को मिलता है वो स्टडी मटेरियल का देखने को मिलता है। बाकी चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफरेंस है। हाँ, आप आंसर राइटिंग में थोड़ा बहुत चेंज देख सकते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं सिमिलर हैं। अब जो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी कंपलसरी होती हैं एस्पिरेंट के लिए ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ स्टैंडर्ड बुक जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, बट यहाँ पे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इस बुक से ही पढ़ेंगे आप तभी आपका चयन होगा। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनके लिए मैं अभी संपर्क करूँगा कुछ ऑफिसर से, उसका जो है मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरा लिस्ट दे दूँगा, तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंपलसरी नहीं कि आप उसी बुक को फॉलो करें। हो सकता है कि आपका सोर्स अलग हो, मटेरियल अलग हो, क्योंकि क्या होता है, मेन होता है कंटेंट। अगर आप कंटेंट ग्रैब्स कर ले रहे हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप किस सोर्स से कर रहे हैं, किस बुक से पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे देखने को मिलता है, जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, वो ये मिलता है कि आपका 10th में 12th में मार्क्स अच्छा नहीं है तो क्या आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो इसका जो साफ सीधा आंसर है वो ये है कि आपका 10th में कितना मार्क्स रहा है, 12th में कितना मार्क्स रहा है, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स रहा है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप जब अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं उसके बाद आप कितना सीरियस होते हैं, उसके बाद आप अपने तैयारी को लेकर कितना जो है ये जागरूक हैं, ये मैटर करता है। आप ईमानदारी के साथ अगर तैयारी करेंगे तो आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। मैं कुछ ऑफिसर्स को ऐसे जानता हूँ जिनका मैं नाम भी आपको बता सकता हूँ। नरेंद्र यादव सर हैं जो कि 2009 बैच के IRS ऑफिसर हैं, अभी एडिशनल कमिश्नर ऑफ GST हैं। उनका जो मार्क्स है आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उनका जो 10th के अंदर मार्क्स था 46% था, 12th के अंदर 57% था, ग्रेजुएशन में 56% था। बट उसके बावजूद उन्होंने केवल 8 महीने तैयारी की है यूपीएससी एग्ज़ाम की, और 8 महीने की तैयारी में उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करता है, आप कितने जागरूक हैं, आप कितने ईमानदार हैं अपनी तैयारी को लेकर, ये मैटर करता है। आपने इस वर्ष भी सुना होगा कि कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि बैक बेंचर जिसे आप बोलते हैं, बहुत ही लो थे पढ़ाई करने में, बहुत ही वीक थे पढ़ाई करने में, उनका चयन हुआ है। बहुत सारे एस्पिरेंट को आप ऐसे देखते हैं। तो इसलिए आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि आपका जो भी बैकग्राउंड रहा है वो मैटर नहीं करता है। मैटर जो करता है वो ये करता है कि आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को लेकर अभी सीरियस हो गए तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। एक क्वेश्चन जो लगभग सभी एस्पिरेंट के मन में डाउट होता है, चाहे आप तैयारी कर रहे हों तब, चाहे आप तैयारी करने से पहले जो आपका समय होता है उस वक्त भी डाउट होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना है, मतलब कि ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरीके से चूज करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। पहला तो ये कि आप पहले ट्राई ये करिए कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ग्रेजुएशन के अंदर, हाई स्कूल, इंटर के अंदर, उसे आप जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर चयन करें। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं है तो आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करें। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट को नहीं है और आप ऐसे ही ले लेते हैं तो आप उस पर ज़्यादा टाइम दे नहीं पाएंगे और आप उसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट आप लीजिए। तीसरा जो आपको देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट आजकल ट्रेंड में है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप ये देखें कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स स्कोर हो रहा है।
इसके साथ साथ आप जो और कुछ फैक्टर्स देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं होंगे, कोचिंग से अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप क्या पढ़ाई करेंगे। इसलिए कोच ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने से पहले आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। यही कुछ 4-5 फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑप्शनल से पहले ज़रूरी होते हैं चूज करने से पहले। बाकी डायलेमा तो सबके मन में होता है कि जो ऑप्शनल मैंने लिया है क्या वो सही है क्या नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक कमेंट करते हैं कि मेरा ऑप्शनल ये है और मेरा 1-2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या मुझे ऑप्शनल चूज कर छोड़ देना चाहिए और दूसरा लेना चाहिए। तो मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ या फिर जो ऑफिसर से मैं मिलता हूँ, जिन ऑफिसर से, वो जहाँ तक बताते हैं वो ये बताते हैं कि ऑप्शनल छोड़ के तैयारी करना कोई समझदारी की बात नहीं है। आप जिस ऑप्शनल से अभी तक अटेम्प्ट दे रहे हैं आप उसी ऑप्शनल से दोबारा दीजिए, क्योंकि आप दोबारा कोई ऑप्शनल लेंगे तो आप उसको शुरू से पढ़ेंगे, वो आपके लिए नया होगा। और जो आपने लिया हुआ है, जो ऑप्शनल आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो आपके लिए पुराना ऑप्शनल है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। तो ऑप्शनल छोड़ना कोई समझदारी की बात नहीं है। आप उसी ऑप्शनल में दोबारा से प्रयास करिए। अगर आपको लगता है कि छोड़ना पड़ेगा तो आप छोड़ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो ज़्यादातर एस्पिरेंट के मन में होता है, वो ये पूछते हैं कि एक अच्छी स्ट्रेटजी क्या है यूपीएससी तैयारी करने की। किस स्ट्रेटजी के साथ हम तैयारी करें कि हमारा यूपीएससी एग्जाम 1 साल में क्वालिफाई हो जाए या फिर कम समय में क्वालिफाई हो जाए। तो चूँकि मैंने तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है, इसलिए मैं अपनी स्ट्रेटजी तो नहीं शेयर कर सकता आपके साथ। हाँ, मैं उन एस्पिरेंट की, उन टॉपर्स की, उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है या फिर कोई स्टेट पीसीएस क्वालिफाई किया है। उन सब के बीच में जो मुझे सबसे कॉमन देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि सभी ने पीवाईक्यू पे पूरा ध्यान दिया है। पीवाईक्यू सभी ने सॉल्व किया है, डेली बेसिस पे सॉल्व किया है। सॉल्व करने के साथ साथ एनालिसिस किया है। अगर आप ये करते हैं तो इससे जो बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप यूपीएससी एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको समझते हैं। यूपीएससी की डिमांड क्या है, यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, आप ये समझ जाएंगे। आपको ये पता होगा कि यूपीएससी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे घुमा के पूछा जा रहा है, आप उसका आंसर किस तरीके से दे सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके साथ आप उसका एनालिसिस भी करें, क्योंकि आप केवल क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर सही है तो ठीक है, तब तो आपको पता होगा, तब सही होगा। बट अगर आपने गेस किया है तो भी आपको एनालिसिस करना है। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया उस वक्त तो आपको पूरा एनालिसिस करना है। आपको ये देखना है कि ये मेरा आंसर क्यों गलत हुआ, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप लॉन्ग टर्म में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है। आपको पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन इसलिए सही हो सकता है, इसलिए आप गेस कर पाएंगे। वहाँ पे आप ये एलिमिनेशन टेक्निक जो होता है आप उसको वहाँ पे लगा के आंसर को सही कर सकते हैं। तो आप लॉन्ग टर्म तक जो है क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो सभी के अंदर कॉमन है, जो सभी ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो यही कि पीवाईक्यू पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी सब वही पढ़ते हैं, सब वही मटेरियल देख रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। एक जो है इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी है कि लगभग सभी लोग एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रिपरेशन करते वक्त आपको ईमानदार रहने के साथ साथ डेली बेसिस पे पीवाईक्यू सॉल्व करना है। डेली आप जो है 1 या 2 आंसर लिखिए ताकि आपको आंसर राइटिंग का आइडिया लग जाए। आप कुछ अच्छे दोस्त बनाइए, आप उनके साथ बातचीत करिए, उनसे आप डिस्कस करिए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हैं, इसके लिए तुम कैसे तैयारी करते हो, इस पे आप क्या सोचते हैं। वो अपना आइडिया देगा तो आप वहाँ से आपके सोचने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मुझे ज़्यादातर कमेंट बॉक्स के अंदर देखने को मिलते थे और मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। और वीडियो बनाने से पहले जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि चूँकि मैंने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो मैं क्या आपको गाइड करूँगा। इसलिए मैंने कुछ ऑफिसर से बात किया जो सिलेक्टेड हैं, इस बार के जो टॉपर्स रहे मैंने उनसे बात किया है। कुछ कैंडिडेट हैं, मैं उनका नाम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उनसे बात करके मैंने समझा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, एक जो अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। उन्होंने जो मुझे गाइड किया मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्या होता है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ डाउट्स सभी के मन में आते हैं। उन डाउट के साथ जीना इससे अच्छा है कि आप उन डाउट को सॉल्व कर लें। और अगर मेरे माध्यम से आपका डाउट सॉल्व हो पाता है तो ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मैंने कोशिश किया है कि मैं सभी डाउट का जेन्युइन आंसर दे पाऊँ, कुछ बनावटी ना बताऊँ, अपने मन से ना बताऊँ, कुछ ऑफिसर से सजेशन लेके बताऊँ। तो मैंने आपको वही बताया है जो एक अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। बाकी अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो लाइक कर दें,
चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय से आती रहती है। साथ साथ हम आपसे साथ पॉडकास्ट भी करते रहते हैं, तो पॉडकास्ट भी कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी, उनकी जर्नी, उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर होते हैं उस पॉडकास्ट के थ्रू, और आपको एक सही दिशा मिलती है। बाकी ये वीडियो उन एस्पिरेंट के साथ भी शेयर करें जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।